हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका लॉग आउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड का इतिहास। और उत्तराखंड के इतिहास की शुरुआत हम करेंगे कत्यूरी वंश से। तो दोस्तों, अगर आपने आज तक उत्तराखंड का इतिहास नहीं पढ़ा है तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि अब आप उत्तराखंड के इतिहास को नहीं भूलने वाले हैं। और अगर आप पहले भी उत्तराखंड के इतिहास के बारे में पढ़ चुके हैं तो जो डाउट आपके मन में रह गए थे वो पूरे होने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड के इतिहास की ये सीरीज। क्योंकि दोस्तों, अब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, जो पढ़ेगा वही राजा बनेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कत्यूरी राजवंश को। तो दोस्तों, कत्यूरी राजवंश से पहले भी उत्तराखंड में कई राजवंश हुए हैं, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं कत्यूरी राजवंश से, क्योंकि कत्यूरी राजवंश जो है उसको उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, इसलिए हम शुरू कर रहे हैं कत्यूरी राजवंश। तो दोस्तों, आप ये ना समझना कि कत्यूरी राजवंश से पहले के राजवंश अगर हमने नहीं पढ़े हैं तो हमको कत्यूरी राजवंश भी समझ में नहीं आएगा। अगर ऐसा ख्याल आपके मन में आ रहा है तो उस ख्याल को निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस तरह से आपको पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल कनेक्ट करके, जिससे कि आपको आराम से ईजिली सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं कत्यूरी राजवंश को। तो दोस्तों, जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, इसी कार्तिकेयपुर राजवंश को हम कत्यूरी राजवंश भी कहते हैं। और इस कार्तिकेयपुर राजवंश का जो समय काल माना जाता है वो माना जाता है 700 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच। कई इतिहासकार ये समय काल अलग अलग मानते हैं, लेकिन जो सर्वमत है वो दोस्तों है 700 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच कार्तिकेयपुर राजवंश का समय काल। और इसी कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड के इतिहास का पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया गया है एग्जामों में कि उत्तराखंड के इतिहास का पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है। तो उत्तराखंड के इतिहास का पहला ऐतिहासिक राजवंश है दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश। वहीं दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास में एक और वंश है जिसको हम कहते हैं कुड़िंद वंश। कुड़िंद वंश को उत्तराखंड के इतिहास का पहला राजनीतिक वंश माना जाता है या राजनीतिक शक्ति माना जाता है। और जो हमारा कत्यूरी राजवंश है उसको पहला ऐतिहासिक राजवंश माना गया है। दोनों में अंतर है, एक को हम राजनीतिक कह रहे हैं और एक को हम ऐतिहासिक कह रहे हैं। अब बात करते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश के नामकरण की, कि इस वंश का नाम कार्तिकेयपुर कैसे पड़ा या कत्यूरी वंश कैसे पड़ा। तो बात करते हैं कार्तिकेयपुर वंश के नामकरण की। सर्वप्रथम एक इतिहासकार रहे हैं जिनका नाम है ई एटकिंसन। ठीक, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिस पुस्तक का नाम है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, और ये पुस्तक इन्होंने लिखी है 1884 में। और इस पुस्तक में जो एटकिंसन है उन्होंने जो कार्तिकेयपुर राजवंश है उसके लिए सबसे पहले कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया था। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश है उसी को हम कत्यूरी राजवंश भी कहते हैं। ठीक, तो इसका कत्यूरी शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया कार्तिकेयपुर राजवंश के लिए वो किसने करा? ई एटकिंसन ने करा। और किस पुस्तक में करा था? हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में। और ये पुस्तक कब लिखी गई है? तो 1884 में। वहीं दोस्तों, कुछ इतिहासकार जो हैं उनका ये मानना है कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश है उसका नाम कार्तिकेयपुर राजवंश उसकी राजधानी के नाम पर पड़ा होगा, क्योंकि उसकी राजधानी कहाँ थी? कार्तिकेयपुर थी, इसलिए उस वंश का नाम कार्तिकेयपुर राजवंश पड़ा होगा, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। वहीं दोस्तों, जागरों में या कत्यूरी गाथाओं में इस वंश को, यानी कि जो आपका कत्यूरी वंश है उसे कंथापुरी वंश भी कहा गया है। तो कंथापुरी वंश किसमें कहा गया है? जागरों या कत्यूरी गाथाओं में। वहीं धामदेव, वीरदेव के जागरों में इस वंश को कत्यूरी वंश ही कहा गया है। तो दोस्तों, जो धामदेव और वीरदेव हैं ये कत्यूरी राजवंश के यानी कि कार्तिकेयपुर राजवंश के शासक रहे हैं। और इन्हीं शासकों के जो जागर होते हैं उस जागरों में इस वंश के लिए कत्यूरी वंश का प्रयोग किया गया है। वहीं जो हमारे इतिहासकार हैं यशवंत कटोच, उन्होंने ये कहा है कि जो कत्यूरी घाटी है वही क्या है? कार्तिकेयपुर है। ठीक, कत्यूरी घाटी को ही कार्तिकेयपुर वंश कहा है। किसने? यशवंत कटोच ने। तो ये तो हमने बात कर ली दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश के नामकरण की।
किसने क्या कहा है, कत्यूरी किसने कहा माना है, कार्तिकेयपुर किसने कहा है और किस हिसाब से लोगों ने अपने मत रखे हैं या इतिहासकारों ने अपने मत रखे हैं, वो हमने जान लिया। अब दोस्तों बात आती है कि जो ये कत्यूरी वंश है, इस वंश की स्थापना किसने करी, या जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, इस राजवंश की स्थापना किसने करी। तो दोस्तों कत्यूरी राजवंश की जो स्थापना करता है उसका नाम है बसंत देव। तो बसंत देव करता है कत्यूरी राजवंश की स्थापना। अब ये बसंत देव आया कहाँ से है और कैसे ये करता है कत्यूरी राजवंश की स्थापना या कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना, इस कहानी को हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे बना कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक बसंत देव। तो दोस्तों कैसे बसंत देव कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना करता है और ये बसंत देव आखिर आता कहाँ से है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा जिससे आप पूरा समझ जाएंगे कि बसंत देव कैसे कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना करता है और ये आता कहाँ से है। तो दोस्तों उत्तराखंड के इतिहास की अगर हम बात करें तो जब हम कार्तिकेयपुर राजवंश पढ़ते हैं तो उससे पहले हम एक राजवंश पढ़ते हैं जिसका नाम है पौरव राजवंश। तो कार्तिकेयपुर राजवंश से पहले हम पढ़ते हैं पौरव राजवंश, और पौरव राजवंश से पहले ही हम पढ़ते हैं एक शासक को जिसका नाम है हर्षवर्धन, क्योंकि उत्तराखंड में हर्षवर्धन का भी कुछ समय के लिए अधिकार रहता है। ठीक, तो दोस्तों ये वही हर्षवर्धन है जिसके शासनकाल में उत्तराखंड में चीनी यात्री हेनसांग ने यात्रा करी थी। ठीक, तो उसी हर्षवर्धन की हम बात कर रहे हैं और कुछ समय के लिए इसका अधिकार या इसने शासन भी करा उत्तराखंड में। तो दोस्तों जो ये हर्षवर्धन है, इस हर्षवर्धन के कई क्या थे, सामंत थे, बहुत सारे सामंत थे। किसके, हर्षवर्धन के कई सारे क्या हैं, सामंत है। और इन्हीं एक सामंतों में से होता है दोस्तों यशोवर्मन। ठीक, कई सामंत होते हैं हर्षवर्धन के, और उन्हीं सामंतों में से एक सामंत होता है आपका यशोवर्मन, जो कि यहाँ पे मालवा का शासक होता है। तो हर्षवर्धन का उस समय क्या है, राज्य वह बहुत ज़्यादा विस्तार है, फैला हुआ है। तो सब क्षेत्र में उसने अपने क्या करे हैं, सामंत खड़े करे हुए हैं। और मालवा में जो उसका सामंत था वो कौन था, यशोवर्मन था। ठीक, जैसे आज के समय में हम मान लें जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में डीएम होता है, वैसे ही हर्षवर्धन के हर क्षेत्र में क्या था, एक सामंत था। और हर्षवर्धन का मालवा का जो सामंत था, ये कह लीजिए कि मालवा का जो शासक था वो कौन था, यशोवर्मन। ठीक, तो जब होता ये है, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, जब ये हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो हर्षवर्धन के जितने भी सामंत होते हैं, जो भी ये सामंत होते हैं, वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होता है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं। क्योंकि भाई मेन राजा तो मर गया, अब सामंत क्या कर रहे हैं, कोई अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा है, कोई अपने क्षेत्र को अपना खुद का राज्य बना दे रहा है। तो हर्षवर्धन का जो सामंत था यशोवर्मन, उसने भी यही करा। ये यशोवर्मन क्या हो गया, यहाँ पे जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, ये यशोवर्मन स्वतंत्र हो गया, अपने आप को इसने स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक, और स्वतंत्र घोषित जैसे ही इसने कर दिया तो भाई ये अब पता चल गया किसको, तो कश्मीर का एक राजा था ललितादित्य। तो ललितादित्य को पता चल गया भाई हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई और उसके सामंत भाई अपने अलग अलग क्षेत्र में लगे हुए हैं, और अब क्या है, यशोवर्मन पर हम आक्रमण करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीत सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब हर्षवर्धन था तो सारे सामंत क्या थे, एक जगह थे, यानी कि हर्षवर्धन क्या है, राजा है भाई, सब उसकी बात मानते हैं जितने भी सामंत हैं। अब भाई मेन राजा मर गया जिसके पास पावर थी, ठीक है, बाकी लोग अपने अपने रास्ते चल दिए, तो भाई जो दुश्मन होगा उसके लिए जीतना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ऐसे ही ललितादित्य ने मौके का फ़ायदा उठाया और ललितादित्य ने क्या कर दिया, यशोवर्मन पर कर दिया आक्रमण। ठीक, अब आक्रमण जब कर दिया यशोवर्मन पर, तो यशोवर्मन की क्या हो गई, यहाँ पे हार हो गई, यानी कि यशोवर्मन इस आक्रमण में हार गया या इस युद्ध में हार गया। अब क्या होता है, जो यशोवर्मन होता है उसके भी कई सामंत हैं। यशोवर्मन भी क्या है, उसके भी कई छोटे छोटे सामंत हैं। ठीक, जो छोटे छोटे क्षेत्रों में फैले हुए हैं। और यशोवर्मन का एक कार्तिकेयपुर यानी कि जोशीमठ में एक सामंत होता है जिसका नाम होता है बसंत देव। ठीक, तो देखिए कहानी ध्यान से सुनिएगा, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ। हमने बात करी हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन का सामंत होता है कौन, यशोवर्मन। ठीक, तो यशोवर्मन जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है तो यशोवर्मन अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। तो जैसे ही स्वतंत्र घोषित कर देता है तो ललितादित्य को पता चल जाता है भाई मेन राजा की मृत्यु हो गई, अब क्या करते हैं, यशोवर्मन पर हम आक्रमण कर देते हैं। तो जैसे ही ललितादित्य ये कश्मीर का जो राजा होता है वो यशोवर्मन पर आक्रमण करता है और यशोवर्मन हार जाता है।
और यशोवर्मन के भी कई सामंत हैं, जिसमें से एक सामंत उसका कहाँ पे है, कार्तिकेयपुर यानी कि जोशीमठ में है, और उस सामंत का नाम क्या है, बसंत देव है। तो जैसे ही यशोवर्मन की हार होती है, ठीक है, वो हार जाता है, तो बसंत देव भी क्या करता है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। जो सामंत होता है यशोवर्मन का, बसंत देव, वो भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है, और वहीं पर कार्तिकेयपुर यानी कि जोशीमठ में ही एक नए वंश की स्थापना कर देता है, जिसका नाम है दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से आता है बसंत देव, और इस तरह से करता है वो कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना। तो अब आपको पता चल गया होगा कि स्थापना कैसे होती है कार्तिकेयपुर राजवंश की, और संस्थापक कैसे बनता है बसंत देव। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश जो होता है, उस वंश के यानी कि कार्तिकेयपुर राजवंश के 3 परिवार होते हैं, और इन 3 परिवारों में टोटल 14 शासक होते हैं, जो लगभग 300 वर्षों तक उत्तराखंड में क्या करते हैं, शासन करते हैं। ठीक, तो कार्तिकेयपुर वंश में 3 परिवारों के 14 शासकों ने लगभग 300 वर्षों तक यहाँ पे शासन किया है। अब ये 3 परिवार कौन कौन से हैं, उनके नाम भी देख लेते हैं। तो 3 परिवार होते हैं मुख्य रूप से किसके, आपके कार्तिकेयपुर राजवंश के, और ये 3 परिवार में सबसे पहले नाम आता है बसंत देव परिवार, जो कि संस्थापक भी है कत्यूरी राजवंश का। उसके बाद दूसरा जो परिवार है या दूसरा जो राजवंश है वो है निम्बरदेव राजवंश, और तीसरा जो राजवंश है या तीसरा जो परिवार है वो आपका सरवणादित्य परिवार। तो ये 3 परिवार होते हैं, और इनके जो राजाएँ होते हैं वो 300 वर्ष तक क्या करते हैं, उत्तराखंड में शासन करते हैं। तो परिवारों से कौन कौन से राजा हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो बसंत देव परिवार जो है, उसका जो पहला राजा होता है, तो ये अभिलेख हमको बागेश्वर से मिला है, लेकिन जो पहला राजा है उसका नाम स्पष्ट रूप से उसमें पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए पहले राजा को हम यहाँ पे छोड़ते हैं और दूसरे राजा को देखते हैं। तो दूसरा राजा का नाम यहाँ पे खरपर देव है, जो बसंत देव परिवार से है। तीसरा राजा यहाँ पे कल्याण राज है, और चौथा राजा जो है वो है आपका त्रिभुवन राज। तो ये बसंत देव परिवार के राजा रहे हैं। उसके बाद आता है आपका निम्बरदेव राजवंश या निम्बरदेव परिवार। इसका जो पहला राजा होता है वो इष्ट देव या जिसको इष्टगण भी कहते हैं। तो दूसरा इसमें जो राजा होता है वो होता है ललित सुरदेव, और तीसरा जो राजा है इसमें वो है आपका भूदेव। ठीक है, तो ये है निम्बरदेव राजवंश के राजा या शासक। उसके बाद तीसरा जो राजवंश है वो है आपका सलोणादित्य राजवंश या सलोणादित्य परिवार, और इसमें भी 4 राजा होते हैं। तो पहला इसमें होता है इच्छर देव, दूसरा होता है देसठ देव, तीसरा इसमें होता है पदम देव, और चौथा इसमें होता है आपका सुभिक्ष राज। तो ये सारे के सारे राजाओं को हम पढ़ने वाले हैं। इन राजाओं ने कौन कौन से कार्य करे, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, और सारे परिवारों को हम देखने वाले हैं, और इनसे संबंधित जो शासक बने हैं वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम जानते हैं कत्यूरों की भाषा के बारे में। तो कत्यूरी की जो भाषा है वो अभिलेखों में तो संस्कृत है। तो कत्यूरों के कई अभिलेख हमको मिले हैं, बागेश्वर से मिले हैं, ठीक है, और चमोली से मिले हैं। तो उन अभिलेखों को जब हमने पढ़ा है तो उन अभिलेखों में कत्यूरों की जो भाषा है वो कौन सी है, संस्कृत है, और उनकी लिपि जो है वो है आपकी कुटिला लिपि। और लोक भाषा यानी कि जो लोग अधिक यूज करते हैं, आम बोलचाल की जो भाषा आप कह सकते हैं वो थी यहाँ पे प्राकृत भाषा, और जो कत्यूरी राजवंश की राजभाषा थी वो थी आपकी पाली। तो भाषा जब भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो अभिलेखों में संस्कृत है इसकी भाषा, लिपि है इनकी कुटिला, लोक भाषा प्राकृत है, और राजभाषा इनकी है दोस्तों पाली भाषा। ठीक, तो ये हमने बात करी कत्यूरों की भाषाओं की। तो दोस्तों अब बात करते हैं कत्यूरी राजवंश की कुल देवी की। तो कत्यूरी राजवंश की जो कुल देवी है वो है आपकी नंदा देवी। नंदा देवी को कत्यूरी राजवंश की यानी कि कार्तिकेयपुर राजवंश की जो कुल देवी है वो माना जाता है। वहीं जागरो में कार्तिकेयपुर राजवंश की जो कुल देवी है वो माना गया है कोट भांबरी को। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया है कि कत्यूरी राजवंश की कुल देवी कौन थी, तो कत्यूरी राजवंश की कुल देवी नंदा देवी है। अगर वहीं पूछ ले कि जागरो में कार्तिकेयपुर राजवंश की कुल देवी कौन है, तो जागरो में कार्तिकेयपुर राजवंश की कुल देवी माना गया है किसको, कोट भांबरी को। और वहीं कत्यूरी वंश के जो कुल देवता है वो है आपके कार्तिकेय। ठीक, एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको याद रखना है कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित, तो जो कार्तिकेयपुर राजवंश है उसे स्थापत्य कला की दृष्टि से तथा मंदिर निर्माण की दृष्टि से उत्तराखंड का स्वर्ण काल माना जाता है।
तो स्थापित कला की दृष्टि से तथा मंदिर निर्माण की दृष्टि से कत्यूरी काल को उत्तराखंड का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश के जो जानकारी के स्रोत हैं वो हमको कहाँ से मिलते हैं। कत्यूरी राजवंश की जानकारी हमको किन किन चीज़ों से मिलती है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश की जो जानकारी के स्रोत हैं वो दो स्रोत मुख्यतः हैं, जिसमें से एक आता है आपका अभिलेख और दूसरा आता है आपका स्थापत्य कला। तो अभिलेखों से हमको पता चलता है और स्थापत्य कला जैसे मंदिर से भी हमको कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में पता चलता है। हाँ, कहाँ से हमको अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो स्थान भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पांडुकेश्वर चमोली की। तो पांडुकेश्वर चमोली से हमको ललित सुरदेव का भी अभिलेख मिला है, सुबक्सी राज का अभिलेख मिला है और पद्म देव का अभिलेख मिला है। और वहीं बागेश्वर से हमको मिला है भूदेव का अभिलेख और त्रिभुवन राज देव का अभिलेख। वहीं कंडारा से मिला है ललित सुरदेव का और बालेश्वर यानी कि चंपावत से मिला है हमें इष्ट देव का अभिलेख मिला। तो जो ये ललित सुरदेव है इसके अभिलेख सबसे ज़्यादा मिले हैं, इसलिए इस ललित सुरदेव को कत्यूरी राजवंश का यानी कि कार्तिकेयपुर राजवंश का सबसे प्रतापी शासक माना गया है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कत्यूरी राजवंश का या कार्तिकेयपुर राजवंश का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक कौन था। तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक कौन था? ललित सुरदेव था। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किसके सबसे ज़्यादा अभिलेख मिले हैं, तो ललित सुरदेव के ही हमको सबसे ज़्यादा अभिलेख मिले हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं दोस्तों कत्यूरों की राजधानी के बारे में। ठीक, तो कत्यूरी की तो मेन जो राजधानी सबसे पहले बनी थी वो बनी थी कहाँ पे? कार्तिकेयपुर यानी कि जोशीमठ में। और कई इतिहासकार राजधानी के नाम पर ही ये कहते हैं कि राजधानी के नाम पर ही इस वंश का नाम जो है वो कार्तिकेयपुर राजवंश पड़ा है। तो राजधानी कहाँ है कार्तिकेयपुर राजवंश की? तो कार्तिकेयपुर है और कहाँ पे है ये? जोशीमठ में है। ठीक, उसके बाद में राजधानी स्थानांतरित की जाती है और राजधानी कौन स्थानांतरित करता है इसके संबंध में कई इतिहासकार जो हैं उसके अलग अलग मत हैं। तो कौन से इतिहासकार क्या कहते हैं राजधानी के संबंध में ये भी देख लेते हैं। तो जो इतिहासकार हैं हमारे घनश्याम जोशी, उनके अनुसार जो नरसिंह देव होता है, ठीक, वो राजधानी कहाँ? बैजनाथ स्थानांतरित करता है यानी कि बैजनाथ बनाता है। कौन? नरसिंह देव। कौन कह रहा है ये? घनश्याम जोशी जी कह रहे हैं। वहीं जो यशवंत कटोच जी हैं वो कहते हैं कि जो सुबक्सी राज है उसने राजधानी कहाँ बनाई है? सुबक्सी राज बनाई है। सुबक्सी राज एक शासक का नाम भी है और सुबक्सी राज एक जगह का भी नाम है। ठीक, तो यशवंत कटोच के अनुसार सुबक्सी राज अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? सुबक्सी राज ही बनाता है। ठीक, उसके बाद एक इतिहासकार रहे हैं आपके त्रिपाठी, वो कहते हैं कि जो अशांति देव है, ठीक, वो क्या करता है? फिर से राजधानी को कहाँ स्थानांतरित करता है? बैजनाथ स्थानांतरित करता है। तो ये इतिहासकारों के मत हैं राजधानी के संबंध में। तो मेन राजधानी तो आपको याद रखनी है अगर पूछा जाए कि कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी कहाँ थी, तो कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी कहाँ थी? कार्तिकेयपुर यानी कि जोशीमठ में थी। अगर इतिहासकारों के नाम लेकर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है घनश्याम जोशी कहते हैं कि नरसिंह देव ने राजधानी बैजनाथ बनाई, यशवंत कटोच कहते हैं सुबक्सी राज ने सुबक्सी राज बनाई और त्रिपाठी जी कहते हैं कि अशांति जो देव थे उन्होंने फिर से राजधानी कहाँ बना दी? बैजनाथ बना दी। ठीक, तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कत्यूरी काल की एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में। तो दोस्तों कत्यूरी काल जब चल रहा होता है तो उस समय एक महत्वपूर्ण घटना यहाँ पे घटती है और ये महत्वपूर्ण घटना क्या है इस घटना को हम जानेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। और साथ ही हम दोस्तों जो आपके राजवंश हैं, आपके जो 3 परिवार हैं या 3 राजवंश हैं, जिसमें पहला बसंत देव है और दूसरा आपका निम्बर देव है और तीसरा आपका सलवणादित्य है, और उनसे संबंधित जो शासक हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। कत्यूरी राजवंश की आज की इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दें। साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो दोस्तों जो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस बटन पर आपको क्लिक करना है और साथ में उसके साथ एक बेल आइकन भी आपको दिखाई देगी, उस बेल आइकन को भी आपको प्रेस करना है जिससे कि आने वाली वीडियो को आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।